हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 यानी कि एक्सटर्नलिटी के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कोस थ्योरम एंड एक्सटर्नलिटी। अब जो कोस थ्योरम है पहले समझते हैं ये होती क्या है। इसने सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट दिया वो क्या कि जब लोगों को अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता हो, यानी कौन सी चीज उनसे बिलोंग करती है और कौन सी चीज उनसे बिलोंग नहीं करती, मतलब क्या उनके अधिकार इनकी प्रॉपर्टी के दायरे में आता है और कौन सी चीज उनके प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आती। जब इस चीज के बारे में पता हो तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है और यही बात बोली गई थी कोस थ्योरम के अंदर। तो चलो देखते हैं कोस थ्योरम असली में होता क्या है और कैसे हम इससे एक्सटर्नलिटी को दूर कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी पिग्यू टैक्स के बारे में, जहां पे मैंने दिखाया था कि जो टैक्स है या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं पॉल्यूशन टैक्स या फिर करेक्टिव टैक्स, इसके जरिए हम कैसे एक्सटर्नलिटी को हटाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब लोगों को ये पता हो कि वो चीज मेरी है तो हम कैसे एक्सटर्नलिटी को दूर कर सकते हैं। चलो समझते हैं इस चीज को। तो इंडिविजुअल्स कैन इंडिपेंडेंटली एड्रेस इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर नोन एज एक्सटर्नलिटी। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की तो एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बाहर के फैक्टर्स हमें या फिर हमारी चीजों को इफेक्ट करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। अब यहां पर देखो एक्सटर्नलिटी अकर व्हेन समवन्स एक्शन अफेक्ट अदर्स एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो एक्सटर्नलिटी कब अकर होती है, जब कुछ लोगों के एक्शंस दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, अगर मेरा कहीं पे घर है वहां पे किसी तरह की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है या फिर नॉइस पॉल्यूशन किया जा रहा है या फिर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो सबके सब कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम डील कैसे कर सकते हैं। अगर मैं कोस थ्योरम को से समझाऊं, एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो प्रॉपर्टी मेरी है तो उसके आसपास के इलाके में जो भी पोल्यूशन करेगा मैं उससे बात कर सकता हूं। तो अगर वो प्यार से मानेगा तो बहुत बढ़िया, वरना पुलिस स्टेशंस भी हैं जहां में जाके कंप्लेन कर सकते हैं उन चीजों को लेके, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो लेकिन ये कब होगा, जब मुझे पता हो कि वो प्रॉपर्टी मेरी है। अब जो प्रॉपर्टी है ही नहीं मेरी, आपने कभी ऐसा किया है कि प्रॉपर्टी किसी और की, ठीक है, नाश किया किसी और ने और आप पहुंच के लड़ रहे हैं, कह रहा भाई तू इस प्रॉपर्टी पे कैसे कुछ कर रहा है, तो पूछेगा भाई तू है कौन, तू कैसे लड़ रहा है मेरे से, तेरे को पता भी है प्रॉपर्टी है किसकी, पता लगेगा उसकी खुद की हो, ठीक है, तो पता लगे आप पे ही केस चल रहा है उल्टा। तो ये कब होगा, जब आपको अपनी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता होगा। वही सेम चीज यहां पे है। तो कोज आइडियाज इज दैट पीपल हैव क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स, कि लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी उनसे बिलोंग करती है कौन सी नहीं करती। मीनिंग दे नो हु ओन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन क्या ओन करता है। दे कैन फाइंड सॉल्यूशंस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तब वो बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस चीज के। अब यहां पर देखो थ्योरम सजेस्ट दैट व्हेन इंडिविजुअल्स हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स, अगर इंडिविजुअल्स को अच्छे तरीके से पता है कि उनकी प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, उनके अंदर कौन कौन चीजें आती हैं, दे कैन कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, तो वो अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरे घर के आसपास कोई कचरा फैलाएगा, किसी तरह का पोल्यूशन करेगा, फिर परेशान करेगा मुझे, तो उसके ऊपर मैं या तो मैं उससे बात करके उस मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगा, पर अगर वो प्यार से नहीं मानता है तो और भी तरीके हैं, हम लॉ की हेल्प ले सकते हैं, लीगल तरीके से उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, ठीक है, चाहे सोशली हो, किसी भी तरीके से, ठीक है, तो हम उसके ऊपर केस करके वहां पे उन सारे मामलों को सुलझा सकते हैं। तो या तो कम्युनिकेशन से कर सकते हैं या फिर लीगल एक्शंस ले सकते हैं उस टाइम पे, और यही बात किसने बोली थी, कोस थ्योरम के अंदर बोली गई थी। अब आगे समझते हैं यहां पे। तो दे कैन कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स caused by one person's actions affecting another person's property, जब एक पर्सन के एक्शन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, किसी भी तरह का मैं कह सकता हूं कि बेकार इफेक्ट डालते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल में क्या दिया मैंने यहाँ पे, तो अ सिचुएशन वेयर अ नॉइसी फैक्ट्री, अब सपोज करो यहाँ पे कोई नॉइसी फैक्ट्री है, इज बोदरिंग ए नेबर, मतलब वो उसके पड़ोसी को परेशान कर रही है। इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड, अगर प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड होंगे, द नेबर एंड फैक्ट्री ओनर कैन हैव कन्वर्सेशन एंड रीच एन एग्रीमेंट, तो वो आपस में बात करके उस मामले को सुलझा सकते हैं।
अब वही देखो आप यहाँ पे, अगर सपोज करो आपकी सोसाइटी के अंदर रह रहे हो और वहाँ पे डेली रात को आपके पड़ोस में एक अच्छा सा नेबर आ गया है, इतना अच्छा नेबर है कि भाई वो पूरे दिन गाने चला के रखता है, रात के 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, ठीक है, 2 बजे के बाद वो पूरे दिन गाने चलाते रहता है, ठीक है, और डीजे बजा के रखता है कि भाई उसके गाने उसके घर में कम सुनाई देते हैं, आपके घर में ज़्यादा सुनाई देते हैं। तो क्या आपके लिए प्रॉब्लम की बात होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप इस केस में या तो पुलिस वालों की हेल्प लोगे, पहले तो उससे बात करोगे प्यार से कि भाई बेल बजाओगे, उसे घर की घंटी बजाओगे, भाई इसे बंद कर ले, हमें सोना भी होता है, सुबह जॉब पे भी जाना होता है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रात को सुट्टे मारने हैं, दारू पीने, फिर तुम सुबह आराम से उठोगे, ठीक है, लेकिन हमारे पास और भी काम है करने के लिए, तो उसे प्यार से समझाओगे। अगर वो प्यार से नहीं माना तो क्या करोगे? तो पुलिस वालों की हेल्प लोगे, ठीक है, तो पुलिस वालों की हेल्प लोगे वहां पे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि जब भी हमें पता होता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि वो हमसे तू यूं थोड़ा पूछेगा तू है कौन भाई, अरे हमें पता है कि भाई इसके बगल की प्रॉपर्टी हमें आ रही है। जैसे यहाँ पे था कि अगर कोई नोइसी फैक्ट्री किसी रेसिडेंशियल प्लेस में लगा दी जाए, वैसे तो ये अलाउड ही नहीं होता कि किसी भी इंडस्ट्री को हम रेसिडेंशियल प्लेस पे डेवलप करें, क्योंकि कानून ऐसा होने नहीं देता। जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग जगह डेवलप होती हैं और जो रहने की जगह है वो अलग जगह होती है। अब यहाँ पर देखो आगे, अब जो कोस्ट थ्योरम है उसकी अजम्पशंस कौन कौन सी है? पहला क्या आता है? क्लियर ओनरशिप राइट्स, कि जो ओनरशिप राइट है वो हमारी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे पता हो मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप किसी और की प्रॉपर्टी के लिए लड़ नहीं सकते। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? जब तक वो नहीं कहता, हाँ ये बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब गवर्नमेंट बीच में आएगी ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? एक्सप्रेसिंग पॉल्यूशन इन मनी टर्म्स, आप उससे पैसे भी ले सकते हो अपने नुकसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई, अब मान लो कोई व्हीकल किसी के नाम पे हो, अब मेरे नाम पे कोई व्हीकल है और उसे किसी और व्हीकल ने मान लो ठोक दिया, तो उसमें कोई नुकसान हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस पर्सन से क्लेम मांग सकता हूँ कि भाई मेरी इस व्हीकल में इतना खर्चा आएगा, उधर को पे करना पड़ेगा। सेम ऐसे अगर मान लो किसी और पर्सन की वजह से किसी भी तरह का पॉल्यूशन होता है, तो हम उसे मनी की टर्म्स में कैलकुलेट करके उससे पैसे मांग सकते हैं कि तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो तुम्हें वो चीज़ पे करनी पड़ेगी, मतलब उस चीज़ की भरपाई करनी पड़ेगी। अब आगे देखो, और फोर्थ हमारा पॉइंट क्या आता है? लो कॉस्ट्स फॉर मेकिंग डील्स। हम जो है कम कीमत पे भी यहाँ पे डील्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडिएटर, कोई बीच का पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, ना कि यहाँ तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं हो रही, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हम कम से कम कर रहे हैं इस फैक्टर के अंदर। अब इस चीज़ को समझते हैं आगे। तो देखो ये तो हमारा था सिंपल सा कि कोस्ट थ्योरम होती क्या है, और उम्मीद आपको क्लियर हो गया कि कोस्ट थ्योरम बोलते किसे हैं और ये होती क्या है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की, कि अप्लाई कैसे करना है हमें कोस्ट थ्योरम को। ये डायग्राम है हमारा कोस्ट थ्योरम का, कि कोस्ट थ्योरम में कैसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। दूसरी बात, कोस्ट थ्योरम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर पाती है। यानी कि यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर इसको देखिए तो ये हमारा ग्राफ में हमारा दिखा रहा है प्राइस और कॉस्ट को, ये हमारा दिखा रहा है बार्गेनिंग एंड कोस्ट थ्योरम। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे दो पार्टीज मिलके आपस में कन्वर्सेशन करके, बातें करके ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितना पे करना है और कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया जाना चाहिए। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? यूजिंग कोस्ट थ्योरम टू सोल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हम बहुत सारी जो कंट्रीज है ना, इन्होंने कोस्ट थ्योरम को यूज करके बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी दूर किया हुआ है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया भी था, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, प्रिवेंटेड ओवर फिशिंग एंड कंट्रोल्ड वाटर पॉल्यूशन। इन लोगों ने ओवर फिशिंग भी कंट्रोल करी और वाटर पॉल्यूशन भी कंट्रोल करा बाय गिविंग प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिवर्स एंड वाटरवेज। क्या उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप दे दी रिवर्स के और वाटरवेज की। अब हम सब जानते हैं कि चाहे वो हमारे रिवर्स हो, लेक्स हो, फॉरेस्ट हो, वाटरवेज हो, ये सब क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो सब उसे हार्म करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं वहां से कितना मर्जी रिसोर्सेज को लूट लूं। लेकिन अगर हम उसे प्राइवेटाइज कर देंगे तो बहुत कम हो जाएगा, ये सारी चीजें बहुत कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हर एक चीज के पैसे चार्ज करना शुरू कर देगा या फिर फाइन लगाने शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम इन चीजों को बचा के रख सकते हैं। और यही किया कुछ ऐसी कंट्रीज ने, जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, इन लोगों ने क्या कर दिया? रिवर्स को हो गया, चाहे वाटरवेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन सबको प्राइवेटाइज कर दिया कि कोई भी जो इन्हें यूज करना चाहता है, फिर इन्हें हार्म करता है, अगर यूज करना चाहता है तो पैसे पे करे और अगर हार्म करता है तो फाइन पे करे। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? क्रिटिसिज्म। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? तो फाइंडिंग आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग लाइक एयर पोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज इजी। अब भाई इतना आसान थोड़ी ना है ये पता करना कि किसने असली में एयर पोल्यूशन किया है, किसने नहीं किया। अब किसी को पकड़ लो जाके, 1000 जने गाड़ी चलाते हैं, 1000 जने इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, कुछ तो चला भी नहीं रहे, तो इतना ईजी नहीं है कि किसने पोल्यूशन किया और किसने कितनी बड़ी मात्रा में किया। वो तो डिपेंड करता है वो किस तरह का काम कर रहा है। तो अगर मान लो कोई इंडस्ट्री का कंपैरिजन करूं किसी व्हीकल चलाने वाले से, तो कोई जो व्हीकल रन करता है वो कम से कम पोल्यूशन करेगा, लेकिन जो कोई इंडस्ट्री रन कर रहा है वहां से जो है पावर जो है ज्यादा
ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि वो पोल्यूशन करे, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो। तो मनी की टर्म्स में ये कैलकुलेट करना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए इस थ्योरी में क्या है, क्रिटिसिज्म। अब अगली बात यहाँ पे क्या आती है, इट इज हार्ड टू से ओन्स अ प्रॉब्लम एंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। और ये काफ़ी मुश्किल है ये कहना कि कौन उस प्रॉब्लम का मालिक है, दूसरा और ये कहाँ से आई है वो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भैया चलो प्रॉब्लम तो हमने बता दी, अब सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे। तो सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कौन सी। अब पोल्यूशन ही बहुत सारे तरह के होते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर हो, नॉइस हो, ठीक है। तो हम पहले पोल्यूशन का पता लगाएंगे किस तरह का है। दूसरा, हाउ मच इट कॉस्ट, उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि लोगों को कितना हार्म पहुंच रहा है उस इंडस्ट्री की वजह से, उस इंडिविजुअल की वजह से। तो हम वहाँ पे यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे जो उसे पे करनी है, यानी कि मनी की टर्म्स में कितना खर्चा आ रहा है। तीसरा, प्लान टू सॉल्व इट, उसको सॉल्व करने के लिए प्लान बनाएंगे कि कैसे हम उस इंडस्ट्री को काबू में लगा सकते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें, चाहे वो नेगोशिएशन से मान जाए। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान करेंगे, और प्लान करना ही काफ़ी नहीं है, हाउ टू मेक इट हैपन, और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूशन में लेके आना है वो भी क्या है, काफ़ी जरूरी है। तो ये हमारे क्या थे कुछ पॉइंट्स जिसके जरिए हमने देखा कि कॉज थ्योरम होती क्या है। दूसरा पार्ट हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा कॉज थ्योरम के अलावा, कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, और उसके अंदर क्या देखा कि इतना आसान भी नहीं है कॉज थ्योरम को अप्लाई करना, क्योंकि कॉज थ्योरम अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि हम ये कैलकुलेट करें कि किसने कितना पोल्यूशन किया है, और किसने किया भी है और किसने नहीं भी किया है। तो चलो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कॉज थ्योरम समझ में आ गया होगा, और ये हमारा था एक्सनिटी के ऊपर आखिरी वीडियो। इसके अंदर शुरू करूंगा यूनिट नंबर 5 और लेसन नंबर 6। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह गया हो, किसी भी तरह की क्वेरी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के इंट्रोडक्शन की, जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।